हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान लूसेंट, ठीक है। जिसमें हमने 6 वीडियोस, जो लास्ट हमारी 6 वीडियोस हुई हैं, उसमें हमने गुप्त साम्राज्य तक का अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो हम गुप्त साम्राज्य तक पढ़ चुके हैं। अब हम आज की जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा वो टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये जितने भी राजवंश थे, इन सभी राजवंशों में जो पुष्यभूति राजवंश था ना, उन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। मतलब जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य रहा था वो पुष्यभूतियों का था, ठीक है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। जो पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, जो अभी कहाँ स्थित है, हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में, ठीक है। वहां पे वर्तमान में जो थानेसर जिला है वो अभी भी है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करी थीं। जो प्रभाकर वर्धन था वो इस वंश का सबसे प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराज अधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करी थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा के जो शासक थे, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जो बोधि वृक्ष के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म में, उसको शशांक ने कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष का शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, या जो लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो वो इसको लिख सकते हैं कि जो चीनी यात्री हुएनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 में एवं 645 में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए।
तथा 643 में एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यासन प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। मतलब ये है कि जो हर्षवर्धन था वो पहले तो भगवान शिव का उपासक था, पहले तो वो भगवान शिव की आराधना करता था, लेकिन बाद में जो है वो बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था। जब उसकी मुलाकात चीनी यात्री हुएनसांग से हुई थी उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में जो नालंदा महाविहार था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे वो कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो ये बुक है ना हर्षचरित और कादम्बरी, ये पूछी जाती है कि ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है ये बाणभट्ट की पुस्तक है। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे थे। कहा जाता है कि धावक नाम का एक कवि था जिसने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। मतलब ये है कि ये नाटक जो है वो हर्ष ने नहीं लिखे थे। ग्रंथों में तो यही कहा गया है कि ये नाटक हर्ष ने लिखे थे, लेकिन ये एक्चुअल में सुनने में ये आया था कि ये नाटक हर्ष ने ना लिख के बल्कि धावक नाम का एक कवि था उसने हर्ष के नाम से लिखे थे। ठीक है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। मतलब जो हर्ष था वो ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे ना वो या तो महाराज कहे जाते थे या फिर महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। जो प्रांत होते हैं जिन्हें शायद अभी भी प्रांतीय कहा जाता है, लेकिन पहले जो है वो प्रांत को इसके शासनकाल में भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। मतलब जो प्रांतीय शासक होता था ना उसको लोकपाल भी कहा जाता था। मतलब उसके लिए लोकपाल शब्द भी यूज किया जाता था पहले। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। जिले की संज्ञा थी विषय, मतलब जिले की जो संज्ञा थी वो क्या थी? विषय, जिसका जो प्रधान था वो विषयपति कहलाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था।
अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, मतलब कि जो सेना घोड़ों पे चलती थी उन्हें बृहदेश्वर कहा जाता था, और जो पैदल सेना के अधिकारी होते थे उन्हें बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में जो सिंचाई होती थी ना, तो सिंचाई के साधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? तुला यंत्र या उसे जलपंप भी कहा जाता था, का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, ये यहाँ पे मतलब हर्ष की जो मंत्रिपरिषद थी वो दी हुई है। भंडी भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान व स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। मतलब कि मंडी किसे कहा जाता था? जो प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद किसे कहा जाता था? जो प्रधान सेनापति होता था। कुंतक किसे कहा जाता था? जो अश्वसेना का प्रधान होता था, मतलब जो घोड़ों की सेना होती थी उसका प्रधान होता था। और स्कंदगुप्त किसे कहा जाता था? जो गज सेना यानी हाथियों की जो सेना होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब हम यहाँ पे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, थी। इसकी जो राजधानी थी वो कांची, जो कि तमिलनाडु में स्थित थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये बुक जो है ना, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में कि किरातार्जुनीयम जो बुक है उसके लेखक कौन है, या फिर किरातार्जुनीयम ऑप्शन में दिया होता है और पूछ लिया जाता है कि भारवी की पुस्तक कौन सी है। तो इसको आपको दोनों तरीके से याद करना है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी, या भारवी की पुस्तक कौन सी है? किरातार्जुनीयम। ठीक है। ये किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु के दरबार में, जो कि एक दक्षिण भारत के राजवंश से बिलोंग करते थे। ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन? क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय व नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय व नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। मात विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की है। मात विलास प्रहसन की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन ने की है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर है ना, जिन्हें रथ कहा जाता है, उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के एक राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार की अलंकरण नहीं मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोण, वातापी कोण की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये जो उपाधि है ना, ये अक्सर पूछी जाती है। सॉरी, ये वातापी कोण की जो उपाधि है वो किसने धारण करी थी? तो वो सबसे पहले जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राज सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण करी थी। उसने, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, उसने तो वातापी कोण की उपाधि धारण करी थी। और उसके बाद अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजाओं में शेर, शास्त्रों का प्रेमी और शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। किसने करी थी ये? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। ये जो मतलब कांची में जो मंदिर बना था ना, कैलाशनाथ का मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है, इसी मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर। दस कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम छोटे या बड़े दोनों ही तरह के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जो दस कुमार चरित्र है वो बुक किसकी है। तो दस कुमार चरित्र जो पुस्तक लिखी है वो दंडी ने लिखी है।
ठीक है। और जो दंडी थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और नरसिंह वर्मन जो था वो कौन था, तो वो दक्षिण भारत का एक शासक था। कहाँ का शासक था, दक्षिण भारत का एक शासक था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरु तिरुमंडली अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध जो वैष्णव संत थे ना, तिरुमंडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के ही समकालीन थे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। ये हमने कौन सा वंश पढ़ा है, ये हमने कौन सा वंश पढ़ा है, वर्मन वंश पढ़ा है ये हमने, है ना। ये हमने यहाँ पे पल्लव एवं वर्धन वंश पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। पल्लव वंश हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत थी। इसकी राजधानी मनकिर तथा मान्यखेत थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी। तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो क्या थी, मान्यखेत थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कौन कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, गोविंद द्वितीय थे, अमोघवर्ष थे, कृष्णा द्वितीय थे, इंद्र तृतीय थे एवं कृष्णा तृतीय थे। कौन कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्णा द्वितीय, कृष्णा तृतीय एवं कृष्णा तृतीय एवं इंद्र तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कृष्ण प्रथम है वो किस वंश के थे। तो कृष्ण प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट वंश के थे। किस वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है। हाँ, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के थे। इससे आगे ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैंने एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और आपका एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और आपका टीचिंग एग्जाम्स में तो अक्सर पूछा ही जाता है। मैंने काफी सारे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखा है, तो आप इस लाइन को प्लीज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश यक्षराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है ना, कि इसमें तो ये केवल थ्योरेटिकल दे रखा है, बट इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है या कैसे आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस किस राजवंश के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किस किस राजवंश के बीच हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन तीनों राजवंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। इसमें जीता कौन था, राष्ट्रकूट जीते थे और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल पराजित हुए थे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था। ओके। और क्यों हुआ था, ये भी इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसको जीतने के लिए हुआ था। तो ये कन्नौज के लिए हुआ था। ये क्वेश्चन आई थिंक एसएससी सीजीएल सॉरी सीएचएसएल में आया था। ये क्वेश्चन मैंने एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट में देखा है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस उसको जीतने के लिए हुआ था। इसमें 4 शहरों के नाम दे रखे थे, जिसमें आई थिंक कन्नौज था, ग्वालियर था, दिल्ली था और आगरा था। तो उसमें कन्नौज को जीतने के लिए हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था जिसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी, अमोघवर्ष ने करी थी। कौन से धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन
गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, ये पुस्तकें हैं और ये इनके रचनाकार हैं, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गणित सार संग्रह है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य है। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है एग्जाम्स में। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी आलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वो कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वो कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कवि पोन्न है वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। या फिर कभी कभी इनका राजवंश पूछ लिया जाता है कि जो कवि पोन्न थे वो कौन से राजवंश के थे? तो वो राष्ट्रकूट राजवंश के कवि थे। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृतीय गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्धों की हैं, 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं की हैं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है। कैसे कैसे? एलोरा में जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं उसमें एक पहली गुफा से लेके 12वीं गुफा तक की जो गुफा है वो बौद्धों की है, फिर 13 से लेके 29 तक की जो गुफा है वो हिंदुओं की है एवं 30 से लेके 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। जो राष्ट्रकूट थे वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। मतलब कि वो शैव, वैष्णव और शाक्य संप्रदायों को तो मानते ही थे, बट उसके साथ साथ वो जैन धर्म के भी उपासक थे, जैन धर्म को भी मानते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। जो राष्ट्रकूट राजवंश थे तो उन्होंने अपने राज्य में मुसलमानों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे रखी थी। मतलब कि मुसलमान जो है वो उनके राज्यों में रह सकते थे, व्यापार कर सकते थे तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। ये हमने कौन सा वंश पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है आपका राष्ट्रकूट वंश।